नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। नई जिम्मेदारी, चुनौतियां भारी। भारतीय जनता पार्टी एक नए मोड पर है और मोड यह है कि अब संगठन और सत्ता वैसे तो हमेशा मिलकर काम करते हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारी दी गई। जहां सत्ता के लोग होंगे, जहां सत्ता के मंत्री होंगे, वहीं संगठन के लोग भी तैनात होंगे। और ये बात कर रहे हैं हम उपचुनाव की। उपचुनाव चाहे 3 विधानसभा के हो या लोकसभा के। और जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री आए हुए हैं, उनके साथ बैठकें चल रही है। और इस बैठक के दौरान तैयारियां इस बात को लेकर है कि जो दमोह में हुआ वो अब ना हो जाए। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है अपने लोगों से कि जब सरकार रहती है तो लोग अलग नजरिए से देखते हैं, तो सरकार के कामों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, चाहे बात केंद्र की हो या राज्य की। और इसी के सहारे हमें जाना है। लेकिन हम बात करें तो अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खंडवा लोकसभा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कमल पटेल को खंडवा की जिम्मेदारी दी गई, तो मानदाता की जिम्मेदारी अन्य लोगों को दी गई है। इसी तरह हम देखें तो मानदाता की जहां हम बात कर रहे हैं तो विजय शाह यहां जिम्मेदारी निभाएंगे, खंडवा में कमल पटेल रहेंगे। और पंधाना की बात करें तो मोहन यादव वहां जिम्मेदारी संभालेंगे। और इसके अलावा बागली विधानसभा में ऊषा ठाकुर, भीकन गांव में मंत्री जगदीश देवड़ा। अब आप समझिएगा पूरा जिस तरह से एक तैयारी की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक एक विधानसभा में सभी को लगा दिया, तमाम मंत्रियों को लगा दिया। उनके साथ संगठन के लोग भी होंगे। पृथ्वीपुर में अरविंद सिंह भदौरिया और भरत सिंह कुशवाहा, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, ललिता यादव, प्रभु दयाल, रेगांव विधानसभा के लिए रामखेलावन पटेल, बिसाहुलाल, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, गणेश सिंह, राजेंद्र शुक्ला, अलीराजपुर के जोबट विधानसभा में विश्वास सारंग, प्रेम सिंह पटेल, गजेंद्र पटेल, रमेश मेंदोला को जिम्मेदारी दी गई। यानी जो तैयारी की गई आप समझ सकते हैं। जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। मंत्री पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता का काम तो सबको करना है, मुझे भी करना है, मंत्रियों को भी करना है। माननीय मुख्यमंत्री भी पहले ही कहते हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूं। तो कार्यकर्ता के नाते से जिम्मेदारी चुनाव के लिए हर कार्यकर्ता को जहां जो आवश्यक है उन सबको जिम्मेदारियां मिलती हैं और मिलेंगी। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की जिम्मेदारियां मिलती है और दी भी जाएगी, क्योंकि ये संगठन का काम है और इसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गोविंद मालू जुड़ रहे हैं, अजीत भदौरिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मैं आपसे परिचय कराऊंगा, उनसे बात कराऊंगा। गोविंद मालू साहब, ये जो दिखाई दे रहा है जिस तरह से एक अलग तरह की टीम तैयार की गई, यानी दमोह से भी सबक लिया है और एक नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है उपचुनाव को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो कार्य पद्धति हमेशा से ऐसी ही रही है। सबको जिम्मेदारी दी जाती है अलग अलग। खंडवा लोकसभा चुनाव में उसमें एक एक विधानसभा सेगमेंट है, 8 विधानसभा की जिम्मेदारी 8 को दी है। एक एक विधानसभा में हमेशा हमारे यहाँ जिम्मेदारियों का बंटवारा स्थानीय स्थितियों के अनुसार और संगठन की शास्त्रबद्ध गतिविधियों के अनुसार होता है। इसलिए इसमें कोई नई बात या कोई इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पर इतनी जल्दी हमने निर्णय कर लिया और हमने जिम्मेदारियां भी बांट दी। कांग्रेस की तो अभी तक केवल बातचीत ही चल रही है। तो हम हमेशा, हमारे संगठन की कार्य पद्धति अलग है काम करने की और बाकी दूसरे संगठनों के अलग। जी जी, अजीत भदौरिया जी कहते हैं कि दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है। अच्छी बात है, मालू जी को अपडेट कर दीजिए मनोज जी कि हमारे यहाँ कितने दिन पहले जिम्मेदारी मिल चुकी है इन विधानसभाओं की जी, और लोकसभाओं के अंतर्गत जितनी विधानसभा आ रही है उनकी। तो लगातार कांग्रेस पार्टी की तो तैयारी है। कांग्रेस पार्टी के तो साथ जनता खड़ी है, जनता लड़ेगी चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके। और ये भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार का, तंत्र का, शासन का, अर्थ का जितना भी दुरुपयोग कर ले, जैसे दमोह में मुंह की खानी पड़ी वैसे इनमें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि लोग हिसाब मांग रहे हैं। कोविड से मरने वालों को जो 1 लाख रुपए की घोषणा की थी वो कहाँ गई? सर्टिफिकेट तक नसीब नहीं है, मुआवजा तो बाद में मिलेगा। आज पेट्रोल 111 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए पार हो गई, गैस की टंकी 900 रुपए तक पहुंच गई। ये भारतीय जनता पार्टी का कुशासन ही है। देश में सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में लिए जा रहे हैं। ना ऑक्सीजन उपलब्ध थी, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध थे,
ना आपके अस्पतालों में पलंग उपलब्ध थे, लाखों लाख लोग मर गए। और सरकारों की बेशर्मी देखिए कि कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई, जबकि खुद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच कह रही है कि कम 70 लोग मरे हैं। 30 जनवरी को उन्होंने कहा। तो ये अब वस्तु स्थिति है जनता के सामने, जनता ने भुगता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इनके पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के दोनों भतीजे खत्म हुए इंदौर में, जहां मालू जी बैठे हुए हैं। उनको पूछ लीजिए ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण खत्म हुए कि नहीं हुए। तो ये सब चीजें जनता ने भुगती। आदरणीय मनोज जी, जनता समझती है। आप लोग यही बताएंगे सब जी, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव, जो उपचुनाव है, उसमें यही सब मुद्दे आप जनता के सामने रखेंगे? मेरिट डीमेरिट पे ही चुनाव होते हैं, सरकार की उपलब्धियों पे। और सरकार जो रहती है वो अपने मेरिट बताती है, विपक्ष जो रहता है वो डीमेरिट बताता है सरकार की। इस पे तो चुनाव होता ही है यही और हाँ, सरकार एक चीज जरूर करती है कि इनके अधिकारी डायल 100 में नायब तहसीलदार शराब की पेटियां रख के सरकारी गाड़ियों में बांटते हैं। नोटों की गड्डी मंत्रियों की गाड़ियों में कैसे मिलती है दमोह में, वो आपने स्वयं देखा। करोड़ रुपए आचार संहिता के बाद दमोह में खड़े हुए एक मंत्री जी की गाड़ी में बरामद हुए, उसको पुलिस ने फिर रवाना कर दिया। तो ये सब चीजें हैं, सरकार तो इस तरीके का समझ आ रहा है सर। बहुत टफ चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। संदीप पौराणिक मेरे साथ जुड़े। संदीप जी, ऐसा लगता है कि चुनाव जल्द आ रहे हैं, जो तैयारियां दिखाई दे रही है, चाहे कांग्रेस की तैयारी हो और बीजेपी की, और जब बीजेपी तैयारियों में लग जाती है फिर कांग्रेस ऐसा कहने लगती कि चुनाव जल्द आ रहे हैं। तो क्या वास्तव में चुनाव जल्द हो जाएंगे, समय से हो जाएंगे? जो उपचुनाव होना है 6 महीने का जो कार्यकाल रहता है उसमें। मनोज जी, अगर हम देखें तो 6 माह का जो समय होता है स्थान को रिक्त हुए, तो लगभग अक्टूबर में ये समय आ रहा है। तो संभावना है कि अक्टूबर में उपचुनाव हो सकते हैं। राजनीतिक दल हैं, तैयारी तो करेंगे चुनाव की, स्वाभाविक सी बात है। इस चुनाव का सत्ता से के बदलाव का कोई संकेत नहीं मिल सकता, ये तो आप कह सकते हैं, क्योंकि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव, तो सत्ता पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसे, या यूं कहें कि इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जो 2024 में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने गंभीरता से तैयारी शुरू कर दी है। आप पिछले 2 दिन की गतिविधियां अगर देखें तो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, सरकार के मंत्री, पदाधिकारी, इनकी बैठकों का दौर चल रहा है। इसके बाद उन्होंने विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। आप देखिए, मंत्री एक एक क्षेत्र में एक मंत्री है और संगठन के पदाधिकारी, कहीं 2 मंत्री भी हैं। इसका आशय ये है कि बीजेपी इस बात को जान रही है कि उसे जमीनी स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। उसने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने ही प्रभारी नियुक्त किए हैं, लेकिन कांग्रेस की वो तैयारी क्या वाकई में जमीनी स्तर पर दिखेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। कांग्रेस को अगर उम्मीद है तो सिर्फ इस बात से है कि अव्यवस्थाएं रही हैं, जनता परेशान है। कांग्रेस को वाकई में विपक्ष की भूमिका निभानी होगी, सख्ती के साथ निभानी होगी, सड़क पर संघर्ष करना होगा, तब जनता को ये लगेगा कि वाकई में कांग्रेस हमारे लिए लड़ाई लड़ रही है। तो चुनाव तो रोचक होने वाले, इसमें कोई 2 मत नहीं है। महंगाई है, कोरोना है, यही कारण है कि दोनों पार्टियां पूरी तैयारी में जुटी है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो तैयारी नजर आ रही है वो बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तुलना में आगे निकलती मुझे नजर आती है। जी, गोविंद मालू जी कुछ बात कह रहे थे, अजीत भदौरिया जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब कोई चुनाव हार जाते हैं, आपकी पार्टी का ये एक वो भी रहा है, शगल भी रहा है कि वो किस तरह से गंभीरता से लेती है, हारती है तो भी और जीतती है तो भी। और इस बार जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वो मुद्दे कांग्रेस बनाने का प्रयास करेगी, जैसा अजीत भदौरिया भी कह रहे थे। लेकिन कुछ सवाल भी खड़े कर रहे थे कि उसका लाभ आपको मिल जाएगा, और जाहिर सी बात है जिसकी सत्ता रहती है तो चुनाव में लाभ तो मिलता ही। अजीत भदौरिया जी जिस ढंग के आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ जनता के तो कुछ गले उतरने वाले नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया। अरे भाई, सत्ता का, प्रशासन का, शासन का दुरुपयोग काय के लिए करता है? आदमी जीतने के लिए करता है। तो क्या हम जीत गए दमोह में? ये झूठा आरोप वही साबित हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस तो पहले शेर आया करती है, और कई मामलों में कौवा कान ले गया, तो कौवे पे ध्यान है कि कान पे ध्यान है, ये जनता तो समझती है। और जनता ने कांग्रेस का 15 महीने का कुशासन, 60 साल का कुशासन सब देखा है। कांग्रेस में कोई नई पार्टी नहीं है कि पहली बार
पदार्पण कर रही हो इस मैदान में, राजनीति के अखाड़े में, और वो उसको लोग उस पर एतबार करेंगे। जनता ने खूब एतबार किया है, जनता ने खूब मौका दिया है उनको, और भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है। देखिए, कुछ तात्कालिक स्थितियां कोरोना की या ये पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की है। आज हम विश्व में देख रहे हैं, अमेरिका में या फ्रांस में या जर्मनी में किस तरह से वैक्सीन को लेकर लोग भ्रम फैलाते हैं, वैक्सीनेशन कम हो रहा है, लोग जा नहीं रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, कोई टिकट दे रहा है, कोई उसको खाने का डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए, ये पूरे विश्व की स्थिति, आर्थिक स्थितियां भी पूरे विश्व की चरमरा गई हैं कोरोना काल में, लॉकडाउन के कारण। तो ये ऐसी स्थिति है जो बहुत ही कभी कभी ऐसी विपदा में ऐसी स्थिति आती है। तो प्राकृतिक आपदा, विपदा और सामान्य स्थितियों में अंतर जनता जानती है, सभी ने उसको भुगता है। सरकार के अलावा जनता ने खूब भुगता है, अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर, अपने जीवन को लेकर संघर्ष किया है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं, कार्यकर्ता उनके बीच में गए कि नहीं, कि फेसबुक और ट्विटर पर ही खेलते रहे, ये सब जनता भी जानती है। जनता को सब बात का इल्हाम है, सब बातों का उसको अनुभव भी है। इसलिए ये जो अप्रत्याशित स्थितियां हैं, इनके चलते भी सरकार ने पूरी तरह से लोगों का गेहूं खरीदा, पूरा पैसे दिए, रिकॉर्ड गेहूं का एमएसपी पर खरीदा। दूसरी जो कर्ज पर जो सुविधाएं देना थी सरकार ने वो दी, बीज खाद उपलब्ध कराए, खाद की कोई किल्लत नहीं आने दी। कांग्रेस की सरकार में ये सब कहाँ था, गायब था। ये लोगों की भीड़ लग रही थी, काला बाजारी हो रही थी। जनता इस बात को अच्छी तरह से एहसास भी कर रही है, समझ भी रही है। आफ्टर कोविड भी लोगों के ये जो सुविधाएं देना है वो दिया। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का 20,000 करोड़ का जो पैकेज दिया, उसमें भी लोगों को लाभ। अब ये तो सोचते हैं कि आज अमृत की बूंद है, पेट में गई और दूसरे दिन आदमी का कायाकल्प हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी ने दमोह का जिक्र किया है अपनी बैठक में, और ये कहा है कि दमोह का चुनाव जो था वो हम सबके सामने है, उसे देखकर ही आगे बढ़ना है। देखिए, ये बात बिल्कुल मैं क्या अंदर हुआ, क्या बाहर आया और क्या छुपा, उससे मुझे सरोकार नहीं, क्योंकि कई चीजें जो अंदर होती है वो बाहर आती नहीं, और अपनी मर्जी से उसका प्रकाशन होता है, वो अलग बात है। लेकिन दमोह या पराजय हो या जय, हम उससे सबक जरूर लेते हैं। हमारी अगर हार हुई है, जीत हुई है, जीत अगर हमारी 10,000 से हुई है तो हम 20,000 से क्यों नहीं जीते, हम इस बात पर भी मंथन करते हैं। हम इस बात पर भी मंथन करते हैं कि हम कम वोट क्यों मिले, हम किस बूथ पर क्यों हारे, हम इस बात पर मंथन करते हैं। इसलिए हम बारीक बारीक माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं। कोई मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता कि पैसे शराब बांट दी, कांग्रेस ने वर्षों से दलितों को लुभा दिया। वो तो कह रहे थे आप लोग बांटते, आपकी सरकार है, आपका जिक्र भी कर रहे थे। ये तो इनका काम है, ये सब इनके, ये जो ये लोग खुद करते हैं वो दूसरों पर आयत कर देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें इनके ही समाहित है। और ये किस तरीके से इन्होंने लोकसभा के चुनाव में जब इनकी सरकार थी, किस तरह से प्रशासन का, शासन का दुरुपयोग किया। उसके बाद 28 सीटों पर हम जीते 29 में से। जनता समझ गई इनको, जनता इनको समझती है। इन्होंने बूथ लूटे हैं, इन्होंने बैलेट से फिक्स कराने की मांग कर ली है, क्योंकि इनको लूटने को चाहिए बूथ। ये सब अजीत भदौरिया जी, कमलनाथ जी कह रहे थे कि मंडलम के जो प्रभारी है वो नियुक्त कर दिए, तमाम तरह की तैयारी हमने भी कर ली है। लेकिन बीजेपी का संगठन एक अलग तरह से काम करता है, ये आपके नेता भी हमेशा कहते रहे, और अब वो दिखाई भी दे रहा है। देखिए, हर पार्टी का, राजनीतिक दल का कार्य करने का अपना तरीका भिन्न रहता है। हम अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल से अपनी तुलना करके उसकी कार्य प्रणाली को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल होगा वो असफल होगा। तो ये तो सही है कि जो भी राजनीतिक दल इस देश में कार्य कर रहे हैं, सबकी कार्य प्रणाली अपनी अलग अलग रहती है राजनीतिक संगठन। जहाँ तक बात कर रहे हैं माइक्रो मैनेजमेंट की, तो मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय मालू जी से कि माइक्रो मैनेजमेंट करवाइए ना, शिवराज सिंह जी को थोड़ा जगाइए सरकार को। वैक्सीनेशन के लिए कितने लोग जाते हैं, लौट के आ जाते हैं, निराशा हाथ लगती है। 1200 वैक्सीन के डोज 7 दिन में एक बार आ रहे हैं, केवल ग्वालियर और भोपाल जैसे महानगरों के लिए, पूरे जिले के लिए। तो ये कहाँ से पूर्ति हो पाएगी? कहाँ गया वैक्सीन, कहाँ चला गया वैक्सीन, कहाँ चला गया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। शिवराज सिंह जी क्यों नहीं मंगा पा रहे, क्यों नहीं मुआवजा दे रहे शिवराज सिंह जी, क्यों नहीं कोविड से मरने वालों को सर्टिफिकेट प्रदान करवा पा रही सरकार?
तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी का ध्यान पूरी तरीके से चुनाव पे रहता है। परंतु मनोज जी, एक बात भी यथार्थ सत्य है कि जैसे आदरणीय ने कहा अभी अपने विश्लेषज्ञ ने कि निश्चित रूप से इन चुनाव के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद राजनीति में परिवर्तन होगा। तो बिल्कुल होगा राजनीति में परिवर्तन। ये मान लीजिए कि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने वाली है और शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश से विदाई होने वाली है। ये आप बिल्कुल तय मान लीजिए, क्योंकि शिवराज सिंह जी हारेगी भारतीय जनता पार्टी और फिर शिवराज सिंह जी को उखाड़ने के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड दो लोग बचे हैं, प्रहलाद पटेल और बीडी शर्मा जी, वो दोनों लोग इनकी कुर्सी के चारों पाए गायब कर देंगे। मतलब आप इसकी तरफ देख रहे हैं, अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं, तैयारी तो है ही हमारी पूरी, हमारे जैसे अध्यक्ष जी ने बता दिया, हमारे तो सामने ही है पूरे। हमने तो प्रभारी पहले घोषित कर दिए, सारी मंडलम बूथ कमेटियां बन गई हैं, संगठनात्मक प्रभारी तो हमारे 2-2 महीने पहले पहुंच चुके हैं इन जगहों पे। तो हमारी तो आदरणीय मनोज जी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पर हाँ, ये है कि हम तो जनता के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, हम शासन प्रशासन के भरोसे नहीं लड़ेंगे। ना हम पे इतना पैसा होगा कि मंत्रियों की गाड़ी की सीट की बैक कवर में 1-1 करोड़ रुपए की गड्डियां मिल जाए। जी, आप सुन रहे थे संदीप जी, अजीत भदौरिया जी और मालू साहब को भी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हमने देखा 2 विधानसभा कांग्रेस के पास रही है और 1 विधानसभा बीजेपी के पास रही, पर लोकसभा बड़ी महत्वपूर्ण, और लोकसभा में जिस तरह से रणनीति तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या प्रत्याशी भी बहुत अलग तरह का होगा? मनोज जी, खंडवा चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ मसला मान सकते हैं, क्योंकि केंद्र से जुड़ा हुआ मामला होता है लोकसभा का। बीजेपी के सामने एक बड़ी समस्या है वहां पर उम्मीदवार के चयन की, ये सब जान रहे हैं। बहुत ज्यादा मारेमारी है, कई दावेदार हैं वहां पे। बाकी जहां तक आपने विधानसभा की बात की तो वो तो राज्य स्तर के चुनाव हो गए। खंडवा के चुनाव को लेके बीजेपी बहुत सतर्क और सजग है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि 2 से 3 उम्मीदवार ऐसे दावेदार हैं जो पूरी तरह दम लगाए हुए हैं और चाहते हैं चुनाव लड़ें। अगर उनमें से एक को टिकट दिया जाता है तो हो सकता है 2 भीतरघात कर जाएं। पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है। मुझे लगता है कि जो दावेदार अभी दिख रहे हैं 3, वो उम्मीदवार संभावना बहुत कम है। पार्टी एक नए चेहरे को वहां जगह देगी। वो हो सकता है उस लोकसभा क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति हो, राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिनिधि भी हो सकता है। कुल मिलाकर के संभावना है कि बीजेपी खंडवा को लेकर बहुत ज्यादा सजग और सतर्क है, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम बढ़ाए जा रहे हैं वहां। बिल्कुल सही कह रहे हैं गोविंद मालू जी। खंडवा पर ज्यादा जोर नजर आ रहा है, जो मैं कह रहा था, तो क्या ये जोर इस बात को लेकर भी है कि प्रत्याशी चयन, क्योंकि कल शिवराज जी ने यह भी कहा कि प्रत्याशी को मत देखिए, आप पार्टी को देखिए और जो हो गया उससे सबक लीजिए। मतलब भी यही था कि वहां पे हमने देखा था दमोह में जिस प्रत्याशी को आपने उतारा था मैदान में, बाद में जो जिक्र आया, बाद में जो आपकी समीक्षा हुई, उसमें यह भी माना गया कि प्रत्याशी का चयन ठीक नहीं था, लेकिन वो तो मजबूरी थी। पर यहां तो कोई इस तरह की मजबूरी नहीं है, तो प्रत्याशी चयन बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस बार। हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है प्रत्याशी चयन। हम तो जो जीत सकता है उसको टिकट देती है पार्टी। देखिए, कुछ स्थानीय स्तर पर गफलत हो जाती, कहीं कहीं ऐसा नहीं कि जय पराजय चुनाव में चलती रहती है, हम उसे सबक भी लेते हैं। कहीं कहीं निर्णय में भी गलती होती है, कभी कभी स्थानीय स्थितियां हमारे आकलन के विपरीत हो जाती है, तो वो अलग बात है। लेकिन उम्मीदवार के बजाय पार्टी और पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उस पर हमारा फोकस हमेशा से ही रहा है, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमने जन कल्याण की नीतियों को जनता तक पहुंचाया है, उनके दर्द को कम किया है, इसमें मरहम लगाई है, उसको घाव नहीं दिए। तो हमने जो काम किया ईमानदारी से, विकास का और सामाजिक सरोकार की योजनाओं का, हम उस बिना पर जाते हैं। और यही होना चाहिए कि हम, आपकी सरकार है तो आपकी जवाबदेही क्या है और जनता के बीच में आप किस बात को लेकर जा रहे हैं। व्यक्ति कौन है, सरकार, शासन और उसका जो वचन पत्र है, उसका जो संकल्प पत्र है, वो महत्वपूर्ण है। और ये संकल्प पत्र की महत्ता भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है ही तभी से प्रतिपादित हुआ है। इसके पहले तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को कोई पढ़ के भी नहीं देखते थे। सबको मालूम था कि जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं, चाहे गरीबी हटाओ की बात हो, चाहे हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे की बात हो। तो मैं ये बार बार कहता हूँ, हर चुनाव में भी 7 उपचुनाव थे, उसमें भी सरकार ने ये बात कही
मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जो 15 साल और उसके बाद वाला कालखंड में जो काम किए हैं और जो जनता से कनेक्ट हुआ है, जन संवाद की शैली में वो बात करते हैं, उस बात को फोकस किया। और 15 महीने की सरकार का भी हमने चित्र रखा कि ये हमने 60 साल की बात नहीं की, हमने 15 महीने की बात की। ये देखिए ताजा उदाहरण है इनका, तो 40-40, 50-50 हजार वोट से लोग हारे हैं इनके उम्मीदवार जी। तो इस बात का हमेशा, जिस बात को हम टेस्ट कर चुके हैं, जिस बात को हम शो को खेल चुके हैं, हम उसी बात को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रत्याशी की भूमिका होती है, लेकिन प्रत्याशी तो एक प्रतीक है पार्टी का, एक वो है, चेहरा है, और बाकी तो पार्टी का पूरा शासन प्रशासन, उसकी जो पारदर्शिता और उसका जो जन कल्याण और उसका जो कन्वर्ट किया है उन्होंने, क्रियान्वयन जो किया है, इम्प्लीमेंटेशन जो किया है, वो खास बात, वो हम उसको फोकस करते हैं और उसी को फोकस करना चाहिए। जी, अजीत भदौरिया जी कह रहे हैं गोविंद मालू जी कि हम बातों को फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि जनता के हित में हमने क्या काम किए। और शिवराज जी ने भी यही कहा कि जनता को लेकर जो कदम उठाए सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, इन्हीं मुद्दों को, दूसरी तरफ आप मुद्दे उठाएंगे, पर प्रत्याशी चयन आपके लिए भी चुनौती होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दल में किसी भी जगह का प्रत्याशी 2, 3, 4 लोग रहते हैं, परंतु जहाँ पे चयन हो जाता है वहाँ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सरकार की सारी गुण अवगुण आ चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरह अवगुण कांग्रेस पार्टी में नहीं है। वहाँ नहीं विद्रोह का स्वर उठता, वहाँ जो भी प्रत्याशी फाइनल हो जाता है उसके साथ पूरी पार्टी एकजुटता के साथ खड़ी हो जाती है, और यही आने वाले उपचुनाव में होगा। जहाँ तक जनता के सरोकार की बात, दिल्ली केंद्र सरकार से लेके अभी तक कर दिया, 70 साल की बुराइयां गिना दी आदरणीय मालू जी ने, तो 70 साल में तो मालू जी 60 रुपए पेट्रोल पहुंच पाया था, आज आपने 7 साल में 111 कर दिया। डीजल 40 रुपए पहुंच पाया, आज आपने 100 रुपए के पार कर दिया। 400 रुपए का सिलेंडर पहुंच पाया 70 साल में, सब्सिडी के साथ, उसमें भी सब्सिडी मिलती थी, और आज आपने 900 रुपए कर दिया बिना सब्सिडी के, पूरी सब्सिडी खा गए। रेल में बुजुर्गों को, विकलांगों को जो कंसेशन मिलता था, सारे कंसेशन बंद कर दिए। सब चीजें लगातार करते चले जा रहे हैं, तो ये जनता के हितकियां सबको मालूम है, सबको मालूम है। आज पत्रकार बंधु भी, मीडिया के लोग, आप दोनों लोग बैठे हुए हैं, अपने कामों से, मीडिया के कामों से कहीं यात्रा करते थे कवरेज करने जाने के लिए, तो उसमें कंसेशन की सुविधा रखी थी रेल में, तो आज वो सारी सुविधाएं बंद है। तो ये जनता के हित के काम कर रही है क्या मोदी सरकार, कि उद्योगपतियों को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए? मैं समझ गया अजीत भदौरिया जी। एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा संदीप जी से। संदीप जी, ये जो प्रभारी बनाए गए, जैसे पृथ्वीपुर में अरविंद भदौरिया और भरत सिंह कुशवाहा, चौधरी मुकेश चतुर्वेदी, अलग अलग विधानसभाओं की जब हम सूची देख रहे हैं तो वो भी इसी तरह की है, तो क्या ये विधानसभा और लोकसभा दोनों को लेकर जो प्रत्याशी बनाया गया, चैलेंज तो मान रही है बीजेपी? मनोज जी, बीजेपी चैलेंज मान रही है और गंभीरता से चुनाव लड़ने की, राजनीतिक दल वैसे भी गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं। अगर आपने जैसे पृथ्वीपुर की बात की, तो वहां पर जो प्रभारी बनाए गए हैं वो जातीय समीकरण को देखकर बनाए गए हैं। इस सूची से एक चीज तो साफ हो रही है कि बीजेपी जातीय समीकरण पर खास गौर कर रही है। पृथ्वीपुर की हम बात करते हैं तो वहाँ यादव और ब्राह्मण का वो समीकरण है जिसके साथ ये दोनों हो जाएंगे, वो चुनाव जीत जाएगा। इसीलिए वहां पर मुकेश चौधरी को लगाया गया है, ललिता यादव को लगाया गया है, जरूरत पड़े तो 2 मंत्री तैनात किए गए हैं जो दीगर चीजों की जरूरत पड़ती है पार्टी को, योजनाओं की बातें कहने के लिए, आश्वासन देने के लिए। तो पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ रही है और इस चुनाव में जातीय समीकरण पर खास जोर दे रही है बीजेपी, और उसी आधार पर प्रभारी तैनात किए गए हैं ताकि उस वर्ग के मतदाता को लुभाया जा सके। यही कोशिश है बीजेपी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दमोह के बाद ये तैयारी में है कि अब कोई ऐसी चूक, कोई ऐसी गलती ना हो जाए, इसलिए जातिगत समीकरणों के आधार पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और एक एक विधानसभा की बात करें या लोकसभा में जिस तरह का जाल बिछाया गया है, तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि चुनाव बड़े गंभीर होंगे। और वैसे भी चुनाव कोई भी हो, चाहे बीजेपी लड़े या कांग्रेस लड़े, गंभीरता से लेना भी चाहिए। पर बीजेपी सबक लेती है और इस सबक के साथ आगे बढ़ रही है। पर क्या दमोह में जो हुआ वो कांग्रेस की ऊर्जा यहां भी काम आएगी या बीजेपी की रणनीति भारी पड़ेगी, देखेंगे। पर जो जिम्मेदारी सत्ता और संगठन के लोगों को सौंपी गई वो तो यही बता रहा है कि ये चुनाव
सेमीफाइनल होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND 24 पर।